बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हर मुआशरे के अंदर अच्छाई, अखलाक, रहमदिली के साथ साथ बदी, शर और नफ़रत अंगेज़ रवैया मौजूद होता है। हर मुआशरे के अंदर ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो अमन व अमान को सबूताज करने की कोशिश करते हैं। हर मुआशरे के अंदर वो अनासर भी मौजूद होते हैं जो किसी को प्रोवोक भी करते हैं और उन इकदामात पर माइल करने की कोशिश करते हैं। और हर मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद भी मौजूद होते हैं जो किसी को मुतवज्जे भी नहीं करते, लेकिन लोग उनके साथ ऐसा रवैया रखते हैं जो अखलाक से गिरा हुआ होता है। हर मुआशरे के अंदर दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं को देखकर ही आप बेहतरी और आइंदा की समत का तयन कर सकते हैं। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी, मीनारे पाकिस्तान के साए तले एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया। आईजी पंजाब ने इस पर पेशरफ्त की, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया और अब तक बेशतर अफसरान मुअत्तल हो चुके हैं। इस वाक़े के दो पहलुओं पर बात की जा रही है। इसकी धूल अभी थमी नहीं थी कि एक और वीडियो मंजर आम पे आई कि खवातीन रिक्शे में सवार थीं और बाइक्स पे चलने वाले नौजवानों ने उन पर वो हरकत सरजद की कि जो देखकर अखलाक से गिर जाने का दिल करता है। इंसानियत का चेहरा जो है वो शर्मिंदगी के साथ शर्मसार हो जाता है कि ऐसे अनासर इसी मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। बतौर मुआशरा हम कैसे हैं और बतौर मुंतज़मीन हम कैसे हैं, इसी इशू पे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर राना अज़ीम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सोहेल भट्टी ने और आओ खालिद साहब ने, जबकि कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सईद खाबर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आपकी नजर से भी वो वाकया गुजरा, अब तक की इंक्वायरी रिपोर्ट भी आप पढ़ चुके हैं, अब तक की जो गिरफ्तारियां हुई उससे भी आप बखूबी इदराक रखते हैं। आप इस पूरे वाकये को किस नजर से देखते हैं और आज जो वीडियो मंजर आम पे आई है उस पर क्या तबसरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, 14 अगस्त के वाक़े पे पहले चले जाते हैं। मीनारे पाकिस्तान वाला वाक़या देखें, कोई सपोर्ट नहीं करते हम किसी सूरत, ये बात हम किसी सूरत इस सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है कि जिन लड़कों ने ये हरकत की उनको माफ़ी मिले, बल्कि उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और ये सज़ा उसी मीनारे पाकिस्तान के किसी चौक में होनी चाहिए, आज़ादी चौक में होनी चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए, कोरे लगने चाहिए, इस्लामी रवायात के मुताबिक, इस्लामी सज़ाओं के मुताबिक उसे सज़ा मिलनी चाहिए। किसी सूरत में उनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, कोई इस पर दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन एक सवाल, एक पहलू ये भी तो है नहीं सर कि 14 अगस्त को इसी लाहौर शहर के अंदर, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मरी में, कागान में, नारान में, कोयटा में, कराची में, हर जगह हज़ारों नहीं लाखों फैमिलियां मौजूद थीं। कितनी फैमिलियां ऐसी हैं जिनके साथ ये हरकत हुई। एक और वाक़या जो सामने आया है उस पे तो हम कहते हैं कि उस शख्स के तो हाथ भी काट देने चाहिए और उस शख्स को तो सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए। लेकिन मीनारे पाकिस्तान वाले वाक़ये पे मैं थोड़ा सा यासर दूसरे पहलू पर, हम बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादती हुई, बिल्कुल ज़्यादती हुई। मैंने इस पर बड़ी तहकीक की, बड़ा इस पर काम किया और इतना काम किया है कि मैं कुछ चीज़ें सामने लाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हम बेनकाब करना चाहते हैं। आयशा टिकटॉकर जो है, ये PIC में नवंबर 2016 से रेगुलर बुनियादों पर नर्स है और एमरजेंसी में, आजकल एमरजेंसी में ड्यूटी करती है। लड़की के पार्टनर का नाम है फैसल, जिसे रैम्बो कहते हैं। कैमरामैन है एक। ज़रा मेरा, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें इनकी पहले वाली वीडियोस, ये वीडियोस हैं। अब यही मोहतरमा जिनके साथ ज़्यादती हुई, हम फिर कह रहे हैं इनके साथ ज़्यादती हुई, इनके ज़्यादती करने वाले लोगों को सज़ा देनी चाहिए। मगर ये एक लड़का जो इसका रैम्बो, जिसका नाम है सुहेल रैम्बो, जिसे कहा जा रहा है फैसल रैम्बो, कितनी दफ़ा इसके चेहरे पे हाथ फेरती है ये, कितनी दफ़ा ये किसके चेहरे पे हाथ फेरता है, कितनी दफ़ा ये से बाजुओं उठाता है, कितनी दफ़ा ये टिकटॉक बनाते हुए मरी जाते हैं, कितनी दफ़ा ये कहाँ पर जाकर क्या करते हैं, कितनी दफ़ा कौन से ऐसे टिकटॉक हैं इनके जो हम नहीं दिखा सकते। क्या उस वक्त हमारे बड़े मोजिज़ साथी सोए हुए थे?
क्या इस लड़की का, इस लड़के का, लड़की लड़का बहन भाई है, मियाँ बीवी हैं, मंगेतर हैं, दोस्त हैं? अगर कोई एक रिश्ता है तो क्यों नहीं बताया जाता? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो क्या एक टिकटॉकर बनने के लिए, अपने आप को सियासत मशहूर करने के लिए आप इखलाक से गिरी हुई हरकत करें, आप अपने आप को वो करें हरकतें? आपने सुने ना यासर इनके सारे टिकटॉक, आपने देखा है ना, तो फिर आप किस तरह तवक्को करते हैं? और एक दिन पहले आप कहें कि मैं मीनारे पाकिस्तान आ रही हूं, फिर आप कहें आप फ्लाइंग वहां पे वो साबित है, क्या करें, फिर सारा कुछ करें। जरा ये एक वीडियो देखें, आपको एक वीडियो नजर आएगी, हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही है कि कितने लोग इनके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, बीबी के साथ, इस मोहतरमा के साथ कितने लोग सेल्फी बना रहे हैं। फिर एक दायरा है जिसको क्रॉस करके लोग अंदर आए, उस दायरे को क्रॉस करने से पहले जब ये अंदर जाती हैं, इसके साथ ये टिकटॉकर जाता है, इसके साथ लड़के जाते हैं, तो ये फिर वो वहां पर कौन सा ऐसा इशारा करते हैं कि वो दरिंदे जो वहां पे मौजूद थे, जिनके अंदर दरिंदगी थी, वो क्रॉस करके अंदर आ गए। फिर उन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया जो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन क्या जो काम इससे पहले होता रहा वो काबिले माफ़ी था? क्या उसकी माफ़ी मिलनी चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि फैसल कौन है? फैसल जो ये टिकटॉक बना के भेजता था, वो उस वक्त ये दावत गुनाह किसको देता था? उस वक्त का जो गुनाह होता था, देखिए पाकिस्तान के आर्टिकल, पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के मौजूद है कि बकायदा पाकिस्तान में बोसो कनार, लड़का लड़की का हाथ पकड़ने के हवाले से वाज़े तौर पर फहाशी एक्ट है। और ये फहाशी एक्ट जो है, इसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत FIA भी कार्रवाई कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। और ये सिर्फ इन पे नहीं, सब पे होता है। और ऊपर से देख के सोने पे सुहागा, मुलजमों को पकड़ने बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताएं, 14 अगस्त बाकी पूरा लाहौर पुरअमन रहा, बेहतरीन इंतजामात, कोई ऐसी हरकत नहीं हुई, दहशतगर्दी नहीं हुई, लड़ाई झगड़े के वाक़यात नहीं हुए, कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लाहौर पुलिस को शाबाश मिलती है। 10 मुहर्रम इतने बुरे हालात, सबको पता है कितने बुरे हालात थे, दिन रात पुलिस जागती है, DIG जागता है, SSP जागता है, SP जागता है, सब जागते हैं। और जिस SP को मुअत्तल किया गया, जिस SSP को मुअत्तल फारग किया गया है, जिस DIG को OSD किया गया है, ज़रा इन तीनों ने को कि वो सारी कुर्बानियां पुलिस की रायगा कर दी, ज़ीरो कर दी कि जनाब ये एक वाक़या हो गया। भाई एक वाक़या, 2 वाक़या हो गए, इसका क्या उस वाक़े में अगर आप समझते हैं कि हुकूमत हाकिम वक्त ज़िम्मेदार है, तो फिर हाकिम वक्त कौन है? क्या उसका DIG ज़िम्मेदार था जो मौके पे पहुंच गया, जिसने जाके इनके बच्ची के सर पे हाथ रखा, SSP जिसने जाके फौरी तौर पे कार्रवाई की? हाँ, मुतलका सच जो DSP को पूछना चाहिए, उससे पहले भी पूछना चाहिए था। अब पूरे लाहौर में क्या ये किसी एक जगह वाक़या हो तो इनको मुअत्तल? ये पुलिस के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज़्यादती। जिन वाक़यात पे मुअत्तल करना चाहिए उस पर नहीं होते, लेकिन इन वाक़यात पे मुअत्तल कर देना और उनकी साख को तबाह कर देना और पूरी पुलिस के मोराल को गिरा देना, और इस वक्त ये नहीं सोचना कि इस पर भी ज़रा कार्रवाई करें ना, कि ये पहले जो कुछ होता रहा, 14 अगस्त से पहले जो कहा गया कि मैं आ रही हूँ, जब अपने फॉलोअर्स को बुलाया गया तो क्या उस वक्त पुलिस को बताया गया कि जनाब मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ इतने फॉलोअर्स होंगे, वो आके मुझे कुछ तंग कर सकते हैं, लिहाजा मुझे सिक्योरिटी दी जाए? 15 तारीख को जो एक इंस्टाग्राम पे इनकी तस्वीर आती है यासिर साहब, अब मैं आखिर पे सिर्फ एक चीज़ कह दूँ, चले मैं ये अदारों को, कानून नाफज करने वाले अदारों को कह रहा हूँ, आपने अपने लोगों की तो कुर्बानी देकर ज़्यादती कर दी, बहुत बड़ी ज़्यादती की। नहीं करना चाहिए था DIG को, नहीं करना चाहिए था SSP को, नहीं SP को करना चाहिए था। लेकिन ज़रा 14 तारीख के बाद 15 तारीख, 16 तारीख, 2 दिन ज़रा इस फैसल से और बीबी से ज़रा ज़रूर पूछिएगा कि 2 दिन में कितनी मीटिंगें हुई, कहाँ कहाँ मीटिंगें हुई। और इस सारे वाक़े की जो वीडियोस बनी हैं, जो टिकटॉक्स बनी हैं, वो इनके एंड से, इनके 4 नंबर हैं, उनके एंड से किस किस को सेंड हुई। मेरे साथ ज़्यादती हो यासर, क्या मेरे ही लोग मुझे वीडियो बना रहे होंगे, मुझे रोकेंगे नहीं? लोगों ने रोका नहीं, बनाने वाले वीडियो भी मेरे हैं, दरिंदगी करने वाले कोई और है। दरिंदगी करने वालों को रोकने की बजाय आप वीडियो बना रहे हैं, बनाने के बाद 14 के बाद किधर जाती है, 15 के बाद किधर जाती है, 16 के बाद किधर जाती है, 17 के बाद गहराम मच जाता है। भारत की TV स्क्रीनों पर ये बराबर आता है कि पाकिस्तान का यूं, भाई हमारा ठीक है, भारत के अंदर क्या होता है, दूसरे मुमालिक में क्या होता है। यहाँ पर अगर इक्का दुक्का वाक़या हो गया तो उसको सजा भी मिल रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उन्हें इबरत का निशाना भी बनाया जाएगा। लेकिन जिस बीबी ने ये सारा कुछ, जिसका आपकी तरफ से एक सवालिया निशान छोड़ा जा रहा है, राव साहब क्या समझते हैं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं ज़रकाबी कबाऊ में
सहर का नाम लेकर रात की तालीम देते हैं। हम विक्टिम ब्लेमिंग पे यकीन नहीं रखते, लेकिन दोनों पहलुओं को तो देखना चाहिए। हम ये बात कहते हैं और बबांगे दोहल कहते हैं कि रिक्शे में सवार खवातीन के साथ जिसने नाजेबा हरकत की उसे उल्टा लटका देना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब मॉब को प्रोवोक करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए यासिर, मैं बिल्कुल इस पर क्लियर हूँ, मुझे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। जो इश्तियाल दिलाने वाली बात है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। किसी बंदे को ये इख्तियार नहीं मिल जाता कि अगर किसी खातून का लिबास मुनासिब नहीं है या वो कोई हरकत ऐसी कर रही है कि उससे उसको ये लाइसेंस मिल जाए कि अब वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, और कहीं पे भी कर सकता है, 200 बंदे हो 400 बंदे हो। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक चीज़ ये है कि ना तो उनको जस्टिफाई किया जा सकता है जो ये कहते हैं कि जी लिबास की वजह से ये होता है और फलां की वजह से ये होता है, ना उन लोगों को जस्टिफाई किया जा सकता है जो एक कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद वो समझते हैं हर गली मोहल्ले में जो लड़का जो बंदा फिर रहा है वो भेड़िया है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स जो है ना, ये हमारे यहाँ ये पाई जाती हैं, इसलिए इनको टैकल करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली टैकल करने की ज़रूरत है। सोसाइटी के अंदर यकीनन डिटेरिएशन हुई है, उसमें बहुत सी चीज़ें उस पर एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट नहीं है, बहुत से एलिमेंट्स हैं जो इम्पेक्ट कर रहे हैं जिसमें सोसाइटी में, जिसमें करप्शन एक एलिमेंट है, जिसमें एक्सेस टू सर्टन जो मवाद है वो एक एलिमेंट है, फिर एक हमें जो नकल का शौक़ चढ़ गया हर जगह पे वो एक एलिमेंट है, फिर नया मीडिया है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीज़नेबली और रैशनली यूज़ करना, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। इतने सारे चैलेंजेस हैं, उसमें ये चीज़ें हो रही हैं नो डाउट। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से भी बात करते हैं, जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, अगर किसी काम करने वाले को दुनिया में होते हैं ये वाक़यात, पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अब प्रोजेक्शन अब शुरू हुई है और ये आज भी नहीं हुए वाक़यात, ये अच्छा हुआ ये लाइमलाइट में आने शुरू हो गए, लोगों के लिए बेहतर है। ये भी एक कह ले कि डेटरेंस होगा कि लोगों को पता होगा कि हमारी वीडियो भी आ सकती है, हम पकड़े भी जा सकते हैं, हमें सज़ा भी मिल सकती है, हमारे साथ यानी वो एक इज़्ज़त बेइज्जती का मसला भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा एक डेटरेंस ये भी आया। लेकिन कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी, दुनिया में इसी तरह रोका गया है इस किस्म की चीज़ों को कि अगर कोई बंदा किसी किस्म के इस किस्म के साने में वाक़े में मुलव्वस होता है उसको सज़ा मिलती है और टाइमली मिलती है। हमने पिछले दिनों खोखर साहबान का जिक्र किया था, अगर वो टाइमली सारा वो प्रोसेस हुआ होता शायद उस बंदे को वो इस किस्म की हरकत ना करता, वो बदला लेने की कोशिश ना करता। इसी तरह से ऐसे मामलात में भी जब डेटरेंस कानून करेगा, कानून बर वक्त कदम उठाएगा, बर वक्त सज़ा देगा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों में। लेकिन हमें अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी, उनकी तरबियत, ख़ास तौर पे हमारा जो मुआशरा है उसमें जो लोग सारे भेड़िए नहीं फिर रहे यहाँ पे, लेकिन यकीनन ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि हम, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आदमियों को ज़्यादा उस पर सेंसिटाइज करें और उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको आम ज़हनी बलूगत की ज़रूरत है, अखलाकियात का मायार सिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पर किस तरीके से परवान चढ़ना है। खबर साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे वाकयात का रूनमा होना, फिर हंगामा बर्पा कर दिया जाना कि जैसे राव साहब के मुताबिक सभी भेड़िए हैं? एक मुआशरे के अंदर ना तो सभी भेड़िए हो सकते हैं, ना सभी फरिश्ते हो सकते हैं, लेकिन इस वाकयात की रोकथाम के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यासिर, पहले तो यह है कि हमारे मुआशरे में छोटी छोटी खुशियां होती थी जिनके सहारे पर लोग जिंदगी गुजारते थे, और ये जो जश्न आज़ादी है ये भी हमारी एक खुशी थी कि इस दिन हमने एक तवील गुलामी से निजात पाई और पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ये भी एक खुशी है जिसे लोग मनाते हैं। ऐसे वाक़यात पहली दफा नहीं हुए, ऐसे वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, और खास तौर पर पहले सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो ये ऐसे वाक़यात दब जाते थे और मकामी सतह पे इन वाक़यात के हवाले से कोई छानबीन करके और मामले को ठीक कर दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया आया है तो ये बेलगाम है, अभी तक ये बलूगत को नहीं पहुंचा। ये इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस है और बहुत ज्यादा बोल्डनेस है।
जो हमारे मुआशरे से मुताबिकत नहीं रखता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो अक़दार थी, हम उन अक़दार से हट गए हैं। खासतौर पर जश्न आज़ादी ये नहीं है कि हम बाजे बजाकर, दुपट्टे नोच कर या किसी को हवा में उछाल कर जश्न आज़ादी की खुशी मनाएं। हम इस जश्न आज़ादी को इस तरह से मना सकते हैं कि हम इस मौका पर इकबाल की तालीमात का दर्स दें। हम इस मौका पर लोगों को कायद-ए-आज़म के अफकार बताएं। कायद-ए-आज़म के अफकार का दर्स देना चाहिए। इकबाल ने जो पैगाम पहुंचाया, शाहीन का जो पैगाम था, वो नौजवानों तक पहुंचना चाहिए। भट्टी साहब, आपकी राय इस पूरे वाक़े पर क्या है? क्या इन वाक़यात में जो इजाफा हो रहा है ये सोशल मीडिया का बेलगाम होना है या अखलाकी पस्ती की वजह कुछ और है? यासिर, देखिए 2010 से बिलअमूम और 2015 के बाद बिलखसूस डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा जिद्दत आई। देखिए हर मुल्क का एक अपना मिजाज, लोगों को अपना रहन सहन, हर समाज के अपने तकाज़े, उनकी रवायात, इक़दार होती हैं। और जब डिजिटल मीडिया के अंदर इतनी ज़्यादा जिद्दत आई तो हमारे बहुत से ममालिक ने अपने मुल्क के इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए, बिलखसूस सऊदी अरब, यूएई की अगर आप बात करें, उन्होंने इस चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिकली लेकर चले। अब हमारे मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं कानून की। कानून बिल्कुल मौजूद है, साइबर क्राइम्स के तहत ये तमाम इश्यूज आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ FIA उस तरीके से एम्पावर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम 3G 4G का हमने ऑप्शन किया और जब इतनी जिद्दत आई, ज़रूरी था कि हम अपने समाजी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टडी करवाते। और अब भी इस बात की अशद ज़रूरत है, जो लोगों का ये एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी को हम उस तरीके से उसके साथ इक्विप नहीं हो रहे, तो हमें माहिर नफ्सियात से उनसे अपने इस रवैयों की स्टडी करवाने की ज़रूरत है कि किस खौफनाक हद तक हमारे रवैयों में तब्दीली आ चुकी है। आप 10 पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दें, आप इस मामले को नहीं रोक सकेंगे। आपको बहुत पीछे जाके सारे सूरत हाल के ऊपर नज़र दौड़ानी है। आपने लोगों के रवैयों में जो तब्दीली आ चुकी है उसके मुताबिक किन कवानीन की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर ऐप, दुनिया का हर डिजिटल मीडिया का हर कंपोनेंट पाकिस्तान में भी ऑपरेशनल हो जैसे बाहर होता है, क्योंकि बाहर का समाज, बाहर के रवैये मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के समाजी इक़दार, हमारी मजहबी इक़दार मुख्तलिफ हैं, वो हमें सूट नहीं करती। उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसको अल्टर किया जा सकता है। उसके साथ साथ एंटी प्रिवेंशन जो इसके साइबर क्राइम से रिलेटेड लॉ था, बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। FIA के अंदर साइबर क्राइम का विंग मौजूद है, कोई उसकी प्रोएक्टिव उसकी अप्रोच नहीं है। यहाँ पर प्रेम्प्टिव स्ट्रेटजी के तहत कुछ काम करने की जरूरत है, जो कि नहीं किए जा रहे। कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके साथ न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। जो हमारी IT सर्विस प्रोवाइड करने वाली टेलीकॉम की कंपनियां हैं, उनके साथ एक कंसल्टेशन का एक सेशन होना चाहिए। आप दुनिया के दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान को स्पेस के साथ लेकर नहीं बढ़ सकते। अगर यूं ही बढ़ेंगे तो इन मसाइल को रोकना नामुमकिन। अब गाँव की सतह पर भी 3G 4G है, ये तो शहर की चीजें हैं, कुछ आपके सामने आ रहे हैं। गांव के अंदर भी ऐसे ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिसका रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात हैं। तो आप किस किस वाकये को जाके रोकेंगे? आपको समाजी रवैयों को स्टडी करें, साइबर क्राइम को एक्टिव करें, प्रोएक्टिव आपकी अप्रोच आनी चाहिए। उसके बाद हम इन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश करें। अदरवाइज ये जो कुछ ऐसे हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जिसके मौके के ऊपर हम लोग बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हमारी माहें बहनें बच्चे बाहर जाते हैं, कि आप सबको घर में कैद कर देंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें अपने रवैयों पर नजरसानी की भी जरूरत है, पर नजरसानी करना होगी, असर-ए-नौ में मुताला करने की जरूरत है, बुनियादों को देखने की जरूरत है। राना साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यासर, आज ज़हन में रखिएगा, मेरी बड़ी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई और उसके बाद मैंने भारत का TV देखे, 4 चैनल देखे। उन्होंने कहा जी हम FATF में लेके जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर तो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। यानी एक वाक़या जिस तरह साहब ने कहा, सब दरिंदे नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान पर है, पूरा लाहौर पर आता। मुझे पता है पूरे लाहौर के अंदर कोई एक और वाक़या ऐसा हुआ, वो एक रिक्शे वाले के अलावा हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों फैमिलियाँ थी। उसके बाद आज जब इन्होंने मुअत्तल करते हैं DIG को, आज जब मुअत्तल करते हैं SSP को, तो जनाब फिर आज भारतीय मीडिया का दे रहा है कि जनाब साबित हो गया कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले दायरे नाहल है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया और ये किसी ने नहीं यहाँ पे बोला, एक लफ्ज नहीं बोले कि मुहर्रम ये गुजार गया अच्छे तरीके से, 14 अगस्त इन्होंने अच्छे तरीके से इन्हीं पुलिस अफसरान ने गुजार दी, बाकी कानून पे जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हल कर दिए और हमने भारतीय TV को मौका दे दिया। और हमारे सियासतदान सिर्फ बल्ले बल्ले कराने के लिए खुश हो रहे हैं। अगर मुअत्तल करना था तो फिर हाक में वक्त को होना चाहिए था, फिर पुलिस को नहीं करते इस वाक़े को। हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आवाम के लिए कि आवाम देखे
कि इस अखलाकी पस्ती की वजह क्या है। दोनों जावियों से आप वाकये को परख लें, आप माजी भी देख लें, आप हाल भी देख लें, जिससे मुस्तकबिल का आप तयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब अफगानिस्तान में अमन की फ़ज़ा कायम हो रही है, ऐसे वक्त में कि जब खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार होती दिखाई दे रही है, ऐसे वक्त में ही कुछ अनासर ऐसे हैं जो खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, जिनका मकसद ये है कि शर को हवा दी जाए ताकि खित्ता आग की कैफियत में रहे, आग के तसल्लुत में रहे। एक अफसोसनाक खबर यह आई है कि बलूचिस्तान के शहर गवादर के इलाके में चीनी गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसमें चीनी शहरी मौजूद थे। पाक फौज के जवानों ने रोकने की कोशिश की, खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इतलात शहादतों की भी हैं और जख्मियों की भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो अनासिर जो खित्ते का अमन बर्बाद करना चाहते हैं, वजारत दाखिला के मुताबिक ये पाक चीन ताल्लुकात को ख़त्म करने के मुतरादिफ है, लेकिन ऐसे वाक़यात से पाक चीन ताल्लुकात में कोई दरार नहीं आएगी। तो वो कौन से अनासिर हैं जो इसके पीछे कारफरमा हैं और आने वाले दिनों में खित्ता कौन सी सूरत हाल इख्तियार करेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अफसोसनाक खबर अभी जो मौसूल हुई, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो रही है और ये बहुत से तज्जियों के बरक्स है, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, इवन अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी जो वहां से निकल रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट इस तरह का कितने अरसे तक पड़ता रहेगा? देखिए, ये पड़ता रहेगा, बहुत अरसे तक पड़ता रहेगा। बलूचिस्तान में वो लोग मौजूद हैं जो बतौर सहूलतकार हैं, वो लोग जो तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आने के बाद या फौरी उन्हीं दिनों में भाग के वहाँ पे आ गए, चूँकि वहाँ पे सारे ट्रेनिंग कैंप थे, सारे अब बलूचिस्तान और इर्द गिर्द में आ गए हैं। वहाँ पे कुछ पहले से मौजूद थे और उन्हें नज़र आ रहा है कि भारत का जब अफ़गानिस्तान से ख़ात्मा हो गया, भारत के तमाम मकासद जो है उन पे पानी फिर गया। अमेरिका जो है जो वहाँ चाहता था वैसा नहीं हो रहा। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर तो एक ही काम होता था, चाइना को किस तरह कमज़ोर करना है, पाकिस्तान को किस तरह कमज़ोर करना है, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में फ़र्क किस तरह डालना है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक को किस तरह ख़त्म करना है। ये चीज़ें तो क्लियर थी। देखिए, इस वाक़े में भी आपको देख लीजिए कि इसके ताने बाने सब कुछ जाके जो मिलेंगे वो आपको भारत से मिलते नजर आएंगे, एनडीएस से मिलते नजर आएंगे, उन लोगों से मिलते नजर आएंगे जो किसी सूरत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते, जिनको नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के अंदर बड़ी एक जो इन्वेस्टमेंट होगी, अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी जो डेवलपमेंट होगी वो चाइना करना चाहेगा, चाइना के थ्रू होगी। पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, करता रहेगा। तो इस दोस्ती को ख़त्म करने के लिए और ये तासर देने के लिए कि अफगानिस्तान नहीं तो बलूचिस्तान में हम ये सब कुछ करेंगे, तो इस पर भारत मुलव्वस है, कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें आप ये कहें कि कोई तीसरा कौन हो सकता है, किसको हमसे तकलीफ है, कौन चाहता है चाइनीज को नुकसान बचाए? आपने मुझे बताया ना, ये तो ग्वादर है ना, वहां पे क्या गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, कौन निकला, वो सहूलतकार कौन था, कहां से आया था, किसने भेजा था, ताने बाने सब कुछ मिल गए, सबूत दे दिए गए। यहां पर भी हमारी पाक फौज के जवान ने सिविल कपड़ों में था, उन्हें पता था कि किसी वक्त कुछ हो सकता है, उन्होंने आगे खड़े होकर उस खुदकश हमलावर को रोका। हमारे 2 मासूम बच्चे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उन 2 मासूमों की शहादत रहेगा तो नहीं जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ की ख़तरे हालत बाहर है, वो महफूज हैं। लेकिन ये एक ऐसी साजिश है जो पाकिस्तान और चाइना को दूर करने के लिए, जिसको चाइना भी समझता है, और ये मामला सारे जो हैं यहाँ से निकलेंगे और अफगानिस्तान तक जाएंगे। आने वाले दिनों में यासर ज़हन में रखिएगा, ये सब कुछ अफगानिस्तान के अंदर भी होगा, चाइना के साथ भी होगा। ये अफगानिस्तान के अंदर करने की कोशिश की जाएगी और तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, मगर तालिबान बहुत समझदारी से, बड़ी बेहतरीन तरीके से कार्य, उन्हें पता है कि दाइश, उन्हें पता है टीटीपी पाकिस्तान, उन्हें पता है वहां पर रा एनडीएस किस तरीके से उन तमाम लोगों को किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, ये सब पता है। राव साहब, आप ये देखिए कि दासू वाक़े के हवाले से हमने हक़ाइक़ अक़वाम आलम तक पहुंचाए कि इसके पीछे कौन से अनासिर मुलव्वस थे, और अभी आज का हालिया वाक़या, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो हालिया ब्लॉक है चाइना रशिया वाला, इसको मुस्तहकम होने के लिए मजीद कितनी कुर्बानियां दरकार होंगी? यासर, एक तो सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है वो अफ़गानिस्तान से जो गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला, ये बहुत बड़ा एक तारीख़ी वाक़या हुआ इस सदी का,
जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे चल के इसके बेनिफिट्स दिन ब दिन आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे, बेहतर से बेहतर सूरत हाल होती चली जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत छोटा पीरियड है, 8 से 10 साल का पीरियड है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिसमें इन रीजन को कंसोलिडेट करना और अफ़गानिस्तान के अंदर एक पीसफुल डिस्पेंसेशन, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का कायम होना। अभी तक के जो आसार है वो बहुत अच्छे हैं। तालिबान ने जिस तरह टेक ओवर किया, वेस्ट की तो ख्वाहिश है कि जैसे वहाँ पर कोई 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी चल रही थी, तो अब हैंड ओवर बड़ा स्मूथली हुआ है, तो आगे वो डेमोक्रेसी मज़ीद बेहतर काम करे। वहाँ पे वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स पहले भी इसी तरह वायलेट हो रहे थे, जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे बनाई हुई थी अशरफ गनी ने और बाकी लोगों ने, जिस तरह उन्होंने मारा है वहाँ पे गैर मुल्की फ़ौजों ने, एक बंदा किसी का गाँव का कसूर निकलता पूरा गाँव बमों से उड़ा देते थे। तो वो इंसानी हकूक़ की जब बातें करते तो उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। जितना स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर वहाँ पे अफगानिस्तान में हुआ है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय अजीबोगरीब तौजीहात से उसको ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। खुद बाइडन कह रहा है कि भाई मैं लोगों के बच्चों के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए अपने बच्चे नहीं मरवा सकता। तो ये बाकी कौन लोग हैं जो इस इशू को फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? चाइनीज़ तर्जमान ने बहुत अच्छी बात की थी, उसने कहा कि अफ़गानिस्तान में जो चेंज ऑफ पावर हुई है वो अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडन और ट्रंप की चेंज ऑफ पावर से ज़्यादा पुरअमन थी। तो इस सूरत हाल में सिर्फ ब्लेम गेम चलेगी। राना साहब ने दुरुस्त कहा, वहाँ पे शरारती अनासर बैठे हैं, इंडिया के एसेट्स बैठे हैं, वो ज़रूर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। अमरुल्लाह साले को चाबी दी जा रही है, लेकिन अमरुल्लाह साले को ये भी याद रखना होगा कि ये 90s का ज़माना नहीं है जहाँ उसको बहुत से लोगों की, उस ग्रुप को आशीर्वाद हासिल थी और वो मिल मिला के बहुत से लोग उनको असला भी सप्लाई कर रहे थे और हलाशेरी भी दे रहे थे। अब वो वाली सूरत हाल नहीं है और ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह। और वहाँ पे जो सूरत हाल बनेगी उसमें सारे रीजन का फ़ायदा है। पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तान बार बार ये कह चुका है, लेकिन पूरे रीजन का फ़ायदा है। एक एनर्जी कॉरिडोर आपका जो 20 साल से ये गड़ा अमेरिका ने खोद रखा था ताकि चाइना को कोई फ़ायदा ना पहुँच जाए और रीजन को कोई फ़ायदा ना पहुँच जाए, रूस कोई बेहतर फ़ायदा ना उससे उठा दे। तो ये गड़ा अब पुर करने का टाइम आ गया है और ये सारे खित्ते को मिल के पुर करना होगा। 8 से 10 साल के अंदर हमें पूरी तरह से इसको स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है, वरना इंडिया के थ्रू जो अभी छोटी मोटी साजिशें करने की कोशिश की जा रही, जैसे आज का इंसिडेंट हुआ है, जैसे दासू का इंसिडेंट हुआ था, उनके एसेट्स हैं, वो यकीन उन्होंने मूव भी किए होंगे जब उनको पता होगा कि अफगानिस्तान में वो महफूज नहीं है, उन्होंने दाएं बाएं हमारी तरफ भी मूव किए होंगे। लेकिन हमें उससे पहले कि ये पूरी तरह दोबारा से ऑक्टोपस की जगह तरह जकड़ें इस खित्ते को या अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करें, सारे खित्ते को मिलकर मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर बेहतरी का फैसला करें तो ऐसे अनासिर को बेनकाब भी किया जा सकता है और उनका कला कमा भी किया जा सकता है। खावर साहब, आप क्या समझते हैं कि खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने में भारत का जो किरदार रहा, वो मोसाद के तवस्सुत से हो या NDS के तवस्सुत से हो या CIA के तवस्सुत से हो, लेकिन हालिया कार्रवाइयां अगर पाकिस्तान में मजीद होती हैं तो उसके पीछे वाले अनासिर को बेनकाब किस तरीके से किया जा सकता है? यासर, एक बड़ी तारीख साज बात यह है कि हमारे इस खित्ते ने करवट ली है। एक हफ्ता पहले तक जो मुहिमें थे वो सारे मुहिमें अमरीकी फौजों के इनखला और तालिबान की फतह के बाद सारे मुहिमें हाल हो गए हैं। अब यह है कि इस खित्ते में जितने पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या तालिबान के दुश्मन थे, उनके चेहरों से उनके नकाब सरक गए हैं। अब आप ये देखिए कि जो मकामी किरदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अब ये देखें, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और ईरान जो है वो तालिबान की तरफ देख रहे हैं और मामला फहमी की फजा बन रही है। ऐसे में जो शिकस्त खुर्दा अनासिर हैं, खास तौर पर अमेरिका, भारत और इसराइल, उनको मुंह की खानी पड़ी है। उनकी 20 साल की मेहनत इकारत गई है। उन्होंने 20 साल में जो खरबों डॉलर लगाए थे वो सारे मिलियामेट हो गए हैं। तो ऐसे में जख्म खोरदा दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। हमें खबरदार रहना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए, हालात पर नजर रखनी चाहिए। दासू जैसे वाकयात, गवादर जैसे वाकयात पीठ में आकर खंजर घोंपने की कोशिश करेंगे। जख्मी दुश्मन जो है वो बहुत घबराया हुआ है और वो अपने इस हालत में बावला हो गया है।
और वो कई महाजों पर हमारे साथ टकराएगा और एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल को एक बार फिर उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा जिसमें हमें चौकन्ना रहना होगा और ऐसे जो कार्रवाइयां हैं उससे मोहतात रहने की जरूरत है। भट्टी साहब, आप इस पूरे सिनेरियो पर राय क्या रखते हैं कि अफगानिस्तान में एक तरफ अमन के लिए काविशें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में शर अंगेजी को हवा देना, इन दोनों वाकयात की रोशनी में खित्ते का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? यासिर, देखिए गुज़श्ता 18 सालों के दौरान पाकिस्तान दुश्मन ताकतें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहीं, भरपूर तरीके के साथ मौजूद रहीं और पाकिस्तान के खिलाफ कैसे उभरते पैकार हुई दुनिया भर ने देखा। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन तमाम अनासिर का डट कर मुकाबला किया। अल्टीमेटली इनको पीछे हटना पड़ा और आज हकीकत यह है कि इनको अफगानिस्तान से शर्मिंदगी के साथ, ज़िल्लत में शिकस्त के साथ वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन वो अनासिर जिनको ऊपर ये करोड़ों डॉलर्स खर्च कर चुके थे, जिन्हें ट्रेंड कर चुके थे, जब उनने देखा कि अब यहाँ से उनके निकलने का वक्त आ चुका है तो उनकी बाकियात मौजूद हैं। चंद रोज़ कब एक आलमी जरीदे ने इस बात को रिपोर्ट किया कि अफगानिस्तान के अंदर वो ह्यूमन स्मगलर्स जो पहले पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों को अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते किसी और तरफ जाने के लिए इस एरियाज़ को क्रॉस कराते थे, अब वो एक्टिव हैं, उन्हें बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। इस वजह से कि यहाँ पर जब ये यहाँ से अमरीकी फोर्सेस के इनखलाब शुरू हुआ और तालिबान की पेशकदमी शुरू हुई तो हमारी मुसल्लह फ़ौज ने इन बॉर्डर्स को बहुत सख्ती से अब इसकी मॉनिटरिंग की। कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ह्यूमन स्मगलर्स एक्टिव हुए और अफगानिस्तान से बहुत से लोग इन ह्यूमन स्मगलर के ज़रिए से बलूचिस्तान पहुँचे हैं। ये 3 रोज़ कबल एक रिपोर्ट है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाक़या भी हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिसके अंदर भारत समेत आलमी गैर मुल्की जो आलमी ताकतें थीं, उन्होंने जो सारा एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक खिलाफ बुनी हुई थी, वो पाए तकमील तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन वो अगेन इसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने भी अपनी तैयारी की हुई है। इस दफ़ा आप देखिए कि दासू वाक़े के बाद सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत मुख्तलिफ थे। अगरचे कि ये सुसाइड अटैक था और उसके बावजूद जो सुसाइड अटैक अपने उमूमी तौर के ऊपर बड़े तबाही का बायस बनता है अपने अहदाफ को हासिल करने के हवाले से, वो उस तक नहीं पहुँच सका चूँकि सिक्योरिटी बेहतर थी। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जो मुमकिन खतरात हैं, ये हमारी बेहतरीन सिक्योरिटी प्लानिंग है कि इससे नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हो सका। फुल प्रूफ इंतजामात हमें करना होंगे। राना साहब, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल को लेकर इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है वो पुरअमन तरीके से होता दिखाई दे रहा है, तो इस पे कुछ अनासर ऐसे भी तो हैं कि जिन्हें ये मरहला इतनी आसानी से मुमकिन होता अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें भा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में उनके इकदाम क्या होंगे? बिलखुसूस मैं बात कर रहा हूँ भारत और अमेरिका की। देखिए यासर, आपको एक खबर ब्रेक कर दो इस पर। हमने पिछले दिनों एक खबर की ब्रेक की कि कुछ दस्तावेज़ात, कुछ चीज़ें हाथ में लगीं, जिसके बाद 2 दिन बाद तमाम टीवी चैनल्स ने बहुत सी चीज़ें दिखाई। एक बाकायदा ऐसी चीज़ जो है वो तालिबान के हाथों में आ चुकी है। ऐसी दस्तावेज़ात हैं, एक वीडियो है और कुछ लोग हैं जिनसे होने वाली इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें ऐसे खौफनाक इंकशाफ आए हैं। ये मैं बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि उसमें टारगेट ये था कि तालिबान जैसे ही आए, तालिबान को कुछ अरसे के लिए सुकून से रहने दिया जाए, फिर एक तरफ बाकायदा जितने मुखालफिन हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठा किया जाए और फिर इंतज़ार इस बात का किया जाए कि चाइना और रशिया, या सर ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, चाइना और रशिया जैसे ही बड़ी इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे, उनकी इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर उनके साथ एक ऐसा रवैया रखा जाए कि कुछ लोग तालिबान की सूरत में यानी जाली तालिबान बना के और कुछ लोग वैसे दूसरे ग्रुपों की सूरत में उस सारी इन्वेस्टमेंट को, तमाम चीज़ों को मलियामेट करने के लिए वहाँ पे खाना जंगी शुरू कर दें और कुछ जगह पे तालिबान के रूप में ऐसा काम किया जाए कि जो तालिबान पेपर है अगर वो तालिबान नहीं होंगे और उस पर यह तासर है कि जिस तरह अमेरिका वहाँ से बर्बाद होकर निकला, जिस तरह साबकत बार में वहाँ से रशिया बर्बाद हुआ था, इसी तरह दोबारा रशिया को भी और चाइना को तबाह किया जाए। ये एक प्लानिंग है जो इस वक्त वहाँ पे बनाई गई है, जिसके सबूत तालिबान के हाथ में आ गए हैं, जिसकी वीडियो, जिसके सबूत, जिसकी दस्तावेजात और 3 ऐसी 3 एडवाइस इनके हाथ में आई हैं कि जिन एडवाइस के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें बताया गया है कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और जब ये चलेगा मामला तक किस तरह के, यानी आप सोच लें कि अमेरिका ने वहाँ से निकलने से पहले
इंडिया ने वहां से निकलने से पहले, तालिबान के कब्जे होने से पहले प्लानिंग जो किया गया था, और इसका नाम रखा गया था सीक्रेट प्लानिंग का नाम रखा गया। तो इसे कहा गया था गुरीला वार। यह गुरीला वार होगी और इसमें जानबूझ के तालिबान को मुलव्वस किया, तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक बकायदा उन्होंने वहां पे 12 ऐसे ग्रुपों के नाम लिखे हुए हैं कि जिन ग्रुपों को हर सूरत में 3 मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से सपोर्ट की जाएगी कि वो तालिबान को किसी सूरत, यासर मैं बता दूं, कबूल ना करें। मगर तालिबान अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं, वो उनको भी अपने साथ रखना चाह रहे हैं जो इस वक्त उन लोगों के हाथ में, उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर एक बेहतरीन हुकूमत का क़याम होगा। इक़्तिदार जो है वो बेहतरीन तरीके से होगा। मैंने आपको बड़ी जो खबर ब्रेक की है कि चाइना और रशिया के हवाले से जो प्लानिंग बहुत पहले हो चुकी थी और इस पर अमल शुरू हो चुका था, कुछ लोग एक जगह पे मौजूद हैं, ये सब कर रहे हैं। और इसमें CIA, इसमें बाकायदा CIA, इसमें मुसाद, इसमें रा और इसमें बची कुची NDS जो है वो बाकायदा इसमें शामिल है। उम्मीद करते हैं कि तालिबान का जो बयान है कि हम वो 20 साल वाले तालिबान नहीं है, अब हम बदल चुके हैं, तब्दीली आ चुकी है, और अगर ये तब्दीली आई है और शरंगेज अनासिर के हवाले से भी वो बखूबी आगाह हैं, तो वो हिकमत अमली वो मुरतब देंगे जिससे खित्ते में अमन व अमान ही कायम रह सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब मुल्की मसाइल पे बात करते हैं। सिंध की बिलखुसूस बात करेंगे जहां पर ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान का काल पड़ चुका है। जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। इस बारे में सिंध ने वफाक से मदद तलब की है, जो खाली असामियां उन्हें पुर किया जाए, और इस हवाले से ताउन दरकार है सिंध हुकूमत को वफाक का। खावर साहब की जानिब बढ़ेंगे। खावर साहब, कौन से ऐसे महकमे हैं जहां पर अभी तक तयनातियां नहीं हो सकी, और अगर नहीं हुई तो उसकी वजह क्या है? ये यासर, जब से हुकूमतें बनी हैं 3 साल पहले से, ये इंतज़ामी बहरान तो पहले दिन से है। वफाकी हुकूमत को भी दरपेश रहा है कि उन्हें अपनी मर्जी के और काम के अफसरान तलाश करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह सिंध भी अपनी मर्जी के अफसरान मांगता रहा है तो उनको नहीं मिले। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 19 ग्रेड और 20 ग्रेड और 21 ग्रेड के तकरीबन 100 के करीब 95 तो कन्फर्म है अफसरान जो सिंध को चाहिए, लेकिन वो वफाक से दस्तयाब नहीं हुए। अभी हाल ही में वफाक ने जो है वो ग्रेड 21 के 20 और ग्रेड 19 के 20 और एक ग्रेड 21 के जो है 5 अफसरान दिए हैं, लेकिन वो इस तरह पूरे नहीं होते कि ये सिस्टम चला सकें। तो वजीर आला ने खत लिखा था, अभी वजीर आला दोबारा खत लिखना चाह रहे हैं कि महकमा कानून है इनका, महकमा इतलात है और मुख्तलिफ महकमे हैं, उनमें अफसरान की किल्लत है, और ऐसे अफसरान की खास तौर पे किल्लत है जो मंजे हुए होते हैं, जो सिस्टम को चलाना जानते हैं या जिन्हें इस काम का तजर्बा होता है। तो मैं समझता हूं कि वजीर आला सिंध पिछले दिनों भी एक खत लिखा था, एक खत अनकरीब फिर लिखने वाले हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे अफसरान दिए जाएं कि कम अज कम हम अपने इस इंतजामी बहरान पर काबू पा सकें और सिंध का निज़ाम जो है वो सही तरीके से चल सके। लेकिन मैं समझता हूं कि इस अफसरान की किल्लत की वजह से, कमी की वजह से सूबे में जो काम का तातुल है वो बहुत हद तक है। हर महकमे में अफसरान मौजूद नहीं होते, फाइलें रुक जाती हैं, जिसकी वजह से काम की रफ्तार बहुत कम है और कारकर्दगी मुतासर हो रही है, जिस पर वजीर आला को कहा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप वजीर आजम को खत लिखकर आप अफसरान मजीद लें और इसके लिए इसरार करें और वजीर आजम से अगर हो सके तो बात भी करें। लेकिन मैं समझता हूं कि ये खत जाएगा दोबारा, लेकिन इसकी कुछ ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है, इसलिए कि पहले भी 1-2 खत गए हैं तो उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला, क्योंकि वफाक खुद आपके सामने है कि पिछले 3 सालों में वफाक खुद इस इंतजामी बहरान का शिकार रहा है कि अफसरशाही के ऐसे अफसरान नहीं मिल सके उनको जिन पर एतमाद किया जा सके या जिनसे सिस्टम चलाने के काम लिया जा सके।
तो मैं समझता हूं कि सिंध में जो इस वक्त इंतजामी बहरान है, इस पर काबू पाने के लिए वफाक और सिंध को मिलकर बैठना होगा और इसका हल निकालना होगा, क्योंकि सिंध भी इसी मुल्क का सूबा है और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन वजीर आजम और वजीर आला को होना चाहिए का फैसला करना होगा। अगर ब्यूरोक्रेसी के आला अफसरान की सिंध को जरूरत है तो वफाक को इससे ताउन करना चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की 2 साल की कोशिशों के बाद $10 अरब सरमायाकारी की राह हमवार हो चुकी है। ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी एक नई तश्कील दी गई, काबीना ने उसकी मंजूरी दी है और इस मंजूरी के बाद अब जो तेल है वो एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। इस जिमन में सालाना $1 अरब जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी वाक़ होगी। तो ये एक पेशरफ्त अच्छी है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा, तरीका कार क्या वजह किया गया? भट्टी साहब की जानिब बढ़ेंगे। भट्टी साहब, $10 अरब सरमायाकारी ये किसकी मरहूने मिन्नत है और आने वाले दिनों में अवाम पर बोझ किस हद तक कम पड़ेगा? यासे देखिए, महंगी तवानाई पाकिस्तान की मौशियत, अवाम और ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ भी है और बहुत बड़ा एक संगीन चैलेंज भी बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत उनकी काबीना इस मसले से निपटने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। लिहाजा फैसला किया गया कि हमने बिलखुसूस जो हमारा ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्हें हमने न सिर्फ अपग्रेड करना है बल्कि एक नई रिफाइनरी लगने की भी ज़रूरत है। इस मकसद के लिए काफ़ी शुरू ही पॉलिसी बनी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है रिसेंटली, जिसमें पार्को ऑयल रिफाइनरी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, 60% हुकूमत पाकिस्तान इसमें शेयर होल्डिंग रखती है और इसने अपने आप को मजीद न सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करना है बल्कि एक नई रिफाइनरी भी लगानी है जिसके अंदर $8 से $10 अरब की सरमायाकारी होगी। अब इस रिफाइनरी में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी गई है इर्जा कुरैशी को, जो कि OGDCL में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। OGDCL के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान की इस बड़ी कंपनी के लिए ग्राहक के अंदर खिदमात सर अंजाम दी। डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने HR के शोबे में बहुत बड़े स्ट्रक्चर चेंजेस की, जिसके नतीजे में आज OGDCL को $150 अरब का फायदा होगा आइंदा 10 सालों में। उसके साथ साथ उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट सर्विसेज थी, प्रोक्योरमेंट थी, उसके रेट्स को 50% तक कम किया। बहुत बड़ी खिदमात है। अब इनको ले जाया गया है पार्को ऑयल रिफाइनरी में, जहां पे वो बहुत से मजीद ऐसे काम होने हैं जिसके नतीजे में अक्टूबर में एक बड़ा इनिशिएटिव होगा जिससे हुकूमत ये समझती है कि पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जो कि पहली मरतबा पेट्रोल टैंक लॉरीज की बजाय अब हम पाइपलाइन के जरिए भी कराची से लेकर महमूद कोट से फैसलाबाद और लाहौर तक ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, जिसके तफसीली अखराजात कम हो जाएंगे। इसके साथ पार्को के अलावा 4 और रिफाइनरीज हैं। ये पाइपलाइन बन चुकी है, इसको जस्ट ऑपरेशनल होना है, इसकी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर काम जारी है। अक्टूबर में इसका सितंबर प्लान था, अब अक्टूबर में इसको ऑपरेशनल किया जाएगा। उसके साथ 4 और रिफाइनरीज हैं, उन्होंने अपग्रेड होना है। पार्को समेत 5 रिफाइनरीज हैं, तकरीबन $4 से $5 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके साथ नई रिफाइनरी लगनी है, जो कि इम्कान यह है कि पार्को ही एक नई और रिफाइनरी लगाएगी जिसके में $8 से $10 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। इसका फायदा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को? इस वक्त पाकिस्तान $6 से $8 अरब की पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है, लेकिन चूंकि हमारी डिमांड है, अपनी डिमांड का 70% पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं और डीजल तकरीबन हम 40% अपनी सलाहियत का इंपोर्ट करते हैं। अब इसको हमारी जो नई रिफाइनरी लगेगी एक, और उसके बाद मौजूदा 5 रिफाइनरीज अपग्रेड होंगी। इनको एक पूरे पैकेज दिया गया है। असूली तौर के ऊपर बहुत से मामलात की अप्रूवल हो चुकी है। एक मीटिंग और होनी, जिसके बाद इस पॉलिसी को हुकूमत बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंस करेगी। इन 5 रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन होगी और एक नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। नई जो 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनकी अपग्रेडेशन के नतीजे में एक FCC यूनिट लगेगा, जिससे जो हमारा फर्नेस ऑयल है वो बनना बंद हो जाएगा। अब मजबूरी है हमारी ऑयल रिफाइनरीज की कि फर्नेस ऑयल बनाएं, क्योंकि वो कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर उस फर्नेस ऑयल को भी पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, माहौल दोस्त डीजल तैयार किया जाएगा, जिससे इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान आइंदा 20 साल तक एक नई रिफाइनरी और मौजूदा 5 को अपग्रेड करने के नतीजे में अपनी तलब पूरी कर सकेगा। हमें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल एक्सपोर्ट करेगा। ये बिल्कुल प्लान है और हम इसकी बात का इम्कान ये है कि 2026 या 27 के आसपास जाके हम इस कैपेसिटी को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो इन रिफाइनरीज को इंसेंटिव दिया जाए, जो पुरानी रिफाइनरीज हैं उनको आइंदा 10 साल के लिए इनकम टैक्स समेत दीगर टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। नई जो ऑयल रिफाइनरी लगेगी उसको 20 साल के लिए इनकम टैक्स समेत तमाम टैक्सों से छूट दी जाएगी। और उसके साथ जितनी ये पेट्रोलियम मसनूआत एक्सपोर्ट करेंगी, इन्हें बैरून मुल्क एक
मखसूस हद तक उस फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करने की भी इजाज़त होगी। तो ओवरऑल जो एक प्लान बनाया गया है इन्वेस्टमेंट का, एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं वो बेशुमार पैदा होंगे, और बिलखसूस जो पाकिस्तान को महंगी पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करना पड़ती हैं अब वो पाकिस्तान में होंगी, पैदा पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। एक्सपोर्ट करने से पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला भी मिल सकेगा, खतीर ज़र मुबादला भी मिल सकेगा, कौमी खजाने को भी फायदा होगा, अवाम पर भी बोझ कम हो सकेगा। पाइपलाइन जो है वो ऑपरेशनल हो जाने की वजह से जो कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्ट की वो भी कम हो जाएगी। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले बात एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाले से कर लेते हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से जो ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं और जो नाम ज़ेरे गौर हैं, और जिस तरह दुनिया भर के सिफारत खानों से तालिबान ने राबिते करना शुरू कर दिए और जो सॉफ्ट इमेज बरकरार रखने की कोशिश की है, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ताल्लुकात किस हद तक मजबूत होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर मखलूत हुकूमत बन जाती है और जिस तरह की डिमांड्स और ऑफर्स करवाई जा रही हैं तालिबान की तरफ से कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप यहां पे आके अपने सिफारत खाने भी खोल सकते हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये सॉफ्ट इमेज किस हद तक बेनिफिट देगा अफगानिस्तान? देखिए, बेनिफिट दे चुका है, देगा नहीं, दे चुका है। देखिए, बहुत से लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, खासकर हमारे उन ममालिक की जो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, बरतानिया हो गया, बहुत से ममालिक जो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ना रहे। देखिए, एक तो आपको बता दूं कि अभी सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि दुनिया भर के सफारत खानों से, सफ़ीरों से तालिबान के बेहतरीन रवाबत हो चुके हैं, और ये कतर से शुरू हुए थे, दोहा से शुरू हुए थे, होते होते अब भी इनके तमाम लोगों से रवाबत हैं, और पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। और तालिबान 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं है। तालिबान ने आज देखें, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन आज जो खुतबात हुए, खुतबों के बाद बहुत बहुत बड़ी मसाजिद में कि हर मसलक की मसाजिद के अंदर जाके तालिबान ने तकरीर की और वहाँ पर बैत की गई। लोगों ने कहा जी आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, वहाँ पे तालिबान के हक में बैत की गई कि आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, आपसे बेहतर इस पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता, आप अफगानिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकता। और वहाँ पर तो बाकायदा कहा गया कि आप अब आए हैं, अब बेहतरी होगी, अब इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको ये भी बताऊँ, बाकायदा बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली जो गैर मुल्की कंपनियाँ हैं, तालिबान के अफराद ने उनसे भी राब्ते किए हैं, और बाकायदा वहाँ पर एक विंग्स बनाया जा रहा है जो उनको सिक्योरिटी मुहैया करेगा, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करेगा, जो उनको सहूलतें देगा, ताकि तालिबान चाहते हैं कि वहाँ पे गैर मुल्की इन्वेस्टर आएँ। इवन भारत को भी कहा गया कि आप आगे इन्वेस्ट करें, गैर मुल्की इन्वेस्टर आएँ, वहाँ पे आके कारोबार करें, और अफ़गानियों को वहाँ पे नौकरियाँ मिले, अफ़गानियों को वहाँ पे सहूलतें मिले, अफ़गानिस्तान के अंदर बेहतरीन सिस्टम हो। और मैं आपको ये भी बता दूँ यासर, एक और बहुत बड़ी उम्मीद टूटने वाली है उन कुव्वतों की जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के दुश्मन थे। अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी इक़्तिदार में शामिल किया जा रहा है जिनके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जारी थी गैर मुल्कियों की, कि शायद वो तालिबान के खिलाफ जाएंगे, लेकिन उनसे भी मामला तय हो चुका है। राव साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह गैर मुल्कियों को दावत देना, वेस्टर्न यूनियन का ये कहना कि हमें आज आके तालिबान से बात करनी पड़ेगी, तमाम ममालिक के सिफारतकारों से राबिते करने के लिए तालिबान को कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही ये एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाते हैं, अबूरी हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, जो फाइनली डिसाइड करेगी किस किस्म का सिस्टम वहाँ पे होगा, आगे चल के किस किस्म की गवर्नमेंट कायम होगी, टेन्योर क्या होगा, वोट के ज़रिए होगी या सिलेक्शन के ज़रिए होगी, या कोई लोया जिरगा बनेगा वो इलेक्ट करेगा उसको, तो वो उसमें मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन में ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, जिस किस्म के राब्ते हुए हैं और जितने इनकरेजिंग रिस्पांस आ रहा है सारे हलकों की तरफ से, चाहे दुश्मन है चाहे दोस्त है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, 3 साल इन्होंने मुज़ाकरात किए अमेरिका जैसी ताकत से, जिसमें और कुव्वतें और मुल्क भी थे। ये वो कोई लूडो खेलने वाली बात नहीं थी। इतनी बड़ी चीज़ मुज़ाकरात करने 20 साल एक मुल्क बैठा रहा है, आके $1 ट्रिलियन से इन्वेस्ट किए हैं, उसको निकालना मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ, अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं तो दीगर ममालिक के साथ भी रवाबित बरकरार रखे जा सकते हैं, रवैया देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।